आज हम पुष्पा मूवी के बारे में बताना जा रहे हैं। ये मूवी एक दमदार स्टोरी लाइन के साथ में कड़क विजुअल इफेक्ट और ऐसी कहीं अनसुनी पहेलियां जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इसकी सेकेंड पार्ट में क्या होने वाला है। फर्स्ट पार्ट को देखने पर कि पब्लिक के मन में इसके लिए बाहुबली और केजीएफ जैसी इम्प्रेशन क्रिएट हो गई और आशा करे कि इसकी सेकेंड पार्ट भी जल्दी ही आ जाए। अब ज्यादा देर किए बिना इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इंडिया से कोसों मील दूर जापान में एक प्रथा है जहां दुल्हा अपनी दुल्हन को महंगी सामान गिफ्ट देता है। इसमें इनका एक पौराणिक बाजा बहुत ही फेमस है जो कि बनता है लाल चंदन की लकड़ी से, मगर ये लकड़ी जापान में नहीं मिलता और चाइना से मंगाई जाती है। लेकिन ये लकड़ियों को चाइना के बॉर्डर पर लाने के लिए इंडिया का मद्रास से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और मद्रास का हर चेक पोस्ट से ये लकड़ियों को निकालने की काम एक सिंडिकेट नाम का टीम को दिया गया है जो कि सिसाचालम के जंगलों से ये लाल चंदन यानी ये महंगी लकड़ी को निकालकर जापान तक इंपोर्ट करवाते हैं। और इसी के साथ एंट्री होती है लीड कैरेक्टर की यानी पुष्पराज की, जो कि अपनी ट्रक के अंदर लकड़ी को भरकर सिसाचालम के जंगलों से भाग रहा होता है, मगर उसके पीछे पुलिस पड़ा होता है। वक्त ऐसा आता है कि उसकी ट्रक पुलिस रोक लेती है तो पुष्पा उन्हें कहता है कि 10,000 लो और पूरा गेम सल्टा लो, मगर वो लोग उसकी बात नहीं मानते और लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो कहता है 10 नहीं तो 20, 20 नहीं तो 30, 30 नहीं तो 40, अरे कम से कम 50 में तो मानो। मगर पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनती और उसे पिट पिट कर गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। तो पुष्पा उन्हें कहता है कि 1 लाख कैसा रहेगा, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी पूरी मंडली को 1 लाख बोल रहा हूँ, हर एक जन को 1 लाख कह रहा हूँ। ये बात सुनते ही पुलिस वाले अपनी गाड़ी रोक देते हैं और कहते हैं कि साहब आखिर आप हो कौन और वैसे ये जंगलों में आना कैसे हुआ। तो वो कहता है पुष्पा नाम है मेरा, याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस अपनी काम से काम रखो। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1 साल पीछे जहाँ पर हम देख पाते हैं कि पुष्पा नाम का एक आदमी मिल में काम कर रहा होता है और अपने ब्रेक टाइम में चाय पीने के लिए अपने टांग पे टांग रख के उसके साथ पाव खा रहा होता है। तभी वहाँ पर मिल का मालिक पहुँचता है और मैनेजर को वो कहता है कि आखिर ये बाहर कौन है जो कि अपने पैर पर पैर डालकर बैठा हुआ है, उसे थोड़ी तमीज सिखाओ। तो मैनेजर आकर उसे कहता है कि भाई मालिक के सामने आखिर ऐसे कैसे बैठा हुआ है, काफी गुस्सा हो रहा है वो। तो पुष्पा उन्हें कहता है कि ओए, ए दाया पैर अपना है, ए बाया पैर भी अपना है, तो तेरे मालिक में लुंगी में काय को खुजली हो रही है। जो भी करता हूँ अपनी मेहनत की करता हूँ, अगर तुझे मेरा तरीका नहीं तो मुझे तेरी नौकरी नहीं पसंद, संभाल आज से तेरी नौकरी। वही दूर खड़ा केशव नाम का एक लड़का सब देख रहा होता है और वो भी सोचता है कि मुझे भी मेरे मालिक को बदल लेना चाहिए। तब से वो उसके साथ हो जाता है। गांव में पुष्पा की मां पर कर्जा काफी ज्यादा था, इसीलिए हर वक्त मुनिम आकर उसके मां को धमकाता था, आखिर मेरा पैसा कब देगी, इतना महीना हो गया अभी तक तूने मेरा पैसा चुकता नहीं किया। तब पुष्पा ने उसके भैंस को 5,000 में बेचकर उस मुनिम को उसके पैसे चुकाता है और साथ में ये भी कहता है कि जब तुमने पैसे मांगे थी तो पूरे गांव के सामने जलील किया था, आज तुझे पैसे मिल गए हैं तो हर किसी को सामने जाकर तुझे बोलना पड़ेगा कि हाँ पुष्पा ने मेरे पैसे चुका दी। जाते वक्त ओ मुनिम उसे कहकर जाता है कि या तो तेरी अकड़ तुझे जमीन में मिला देगी या फिर इस दुनिया का राजा बना देगी। अगले दिन जब पुष्पा दिहाड़ी के लिए गाड़ी वेट कर रहा होता है तो वहाँ पर 2 गाड़ियाँ आती है, एक 100 की और एक 1,000 की। तो पुष्पा केशव को पूछता है कि आखिर ये दोनों गाड़ियाँ में क्या फर्क है। तो केशव उसे बताता है कि 100 में रहोगे तो कायदे में रहोगे, लेकिन 1,000 में रहोगे तो फायदे में रहोगे, मगर जान के जोखिम है। तो पुष्पा बिना कुछ सोचे समझे 1,000 वाली गाड़ी में चढ़ जाता है, जहां पर वो गाड़ी उन्हें मद्रास के शेषाचालम जंगलों में लेकर जाती है। सबसे पहले तो वहां के पुजारी सभी दिहाड़ी मजदूरों की पूजा करवाता है
और फिर नए काम के शुरुआत के लिए सब देहाती मजदूर जंगलों में लाल चंदन की लकड़ियों को काटने लगते हैं। जहाँ पर अवैध काम होता है तो पुलिस तो वहाँ पर होनी ही थी। इसलिए वहाँ पर गोविंद नाम का पुलिस अफसर पहुंचकर सारे इलीगल काम को रोकवाने की कोशिश करता है। लेकिन पुष्पा कहता है कि हमने इतनी मेहनत करी और बिना अपना फायदा लिए नुकसान करके यहाँ से चले जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अपन झुकेगा नहीं साला। गोविंद वहाँ पर आकर सबसे पूछता है कि यहाँ पर तुमने माल कहाँ पर छुपाया। तब पुष्पा उसे कहता है कि भाई साहब, आप माल लेने के लिए आए हो या जो मिला उसे बरामद करने के लिए आए हो? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आपकी एक गोली चलेगी तो हमारी यहाँ पर 60 कुलादियाँ चलेगी। डर के मारे गोविंद वहाँ से जाना ही सही समझता है, क्योंकि इस वक्त उसके पास कोई चारा भी नहीं था। और इस तरीके से धीरे धीरे पुष्पा उन सब लोग को लीडर बन चुका था। केशव भी उसके बातों में आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। जब वो अपनी देहाती लेने के लिए पहुंचा तो मैनेजर केशव से कहता है कि तू तो अपना पैसा ले चुका है, फिर दूसरी बार किसका पैसा लेने आया है? तो केशव कहता है, वो दूर देखो सिंहासन में बैठे बीड़ी फुकरेला, एकदम शहंशाह की तरह वो अपुन का दोस्त है, नया मालिक है, तो आपुन उसकी देहाती लेने के लिए आया है। मैनेजर कहता है कि जाजा दे दे उसे, पर उसकी अक्कड़ ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। उनके ये बातें चली रही थी और तभी वहाँ पर गोविंद अपना पूरी पुलिस फोर्स को लेकर पहुँच जाता है। मगर पुष्पा ये बात जानता था कि अगर आज डर गया तो समझो मर गया। वो गाड़ी के अंदर सारे लकड़ी को डाल लेता है और उस ट्रक को खुद ही चलाने लग जाता है। उसके पीछे काफी पुलिस वाले पड़े होते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद उनके सामने खड़े हो जाता है और कहने लगता है कि भाई बहुत गर्मी हो रही है, चलो लस्सी पीते पीते बात करते हैं। पुलिस स्टेशन में वहाँ पर पुलिस वाले उसकी खूब पिटाई करते हैं, खूब पेलते हैं और बोलते हैं कि बता साले, तूने सारे लकड़ियाँ कहाँ पर रखी है? पुष्पा कहता कि अगर मैंने बता दिया तो मालिक मार देगा। तो वो कहता है कि मालिक कौन है? मालिक तो मैं ही है। आखिर अपन से बड़ा मालिक इस जिले के अंदर कौन हो सकता है? और काफी पिटाई के बावजूद भी पुष्पा अपना मुंह नहीं खोलता कि लकड़ियां से भरा ट्रक आखिर उसने कहां पर छुपाया। तभी वहां पर ये पुलिस वाला आकर कहता है कि ये अपना मुंह ऐसे नहीं खोलेगा। उसको पूछता है कि आखिर बता तेरा पूरा नाम क्या है? तो वो कहता कि मेरा नाम पुष्पा, पुष्पा राज। पुलिस वाला कहता है कि तेरा बाप का नाम क्या है? अब यहाँ पर उसका पिता का नाम सुनकर उससे एक अपना फ्लैशबैक याद आ जाता है, जहाँ पर वो देख पाता है कि जब वो अपनी माँ के साथ एक स्कूल के अंदर दाखिला लेने के लिए गया था तो उसके नाजायज होने के वजह से उसके बड़े भाई आकर कह देते हैं कि तू तो एक नाजायज औलाद है। हमारे पिता तेरे माँ के घर पर 2-3 बार चाय पीने क्या आ गए तो तूने तो हमारे पूरे खानदान का नाम मोलेठी से जोड़ लिया। तेरा नाम सिर्फ पुष्पा राज है, बोल तेरा नाम क्या है? तो बच्चा धीरे से बोलता है पुष्पा। जोर से बोल तेरा नाम क्या है? जोर से बोलता है पुष्पा राज। और इतना बोलते ही उसका कंधा हमेशा के लिए ऊपर हो जाता है। इसीलिए पूरी मूवी में पुष्पा का कंधा ऊपर दिखाया गया है। खूब सारी कुटाई, धुलाई और पिटाई की बावजूद भी पुष्पा उन्हें कुछ नहीं बताता और तभी ट्रक के मालिक उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। ये थी रेड्डी गैंग, जो कि 3 भाइयों द्वारा चलाई जा रही होती। सबसे छोटा था जोली रेड्डी, जिसका काम था सिर्फ शबाब और शराब। उसे हर वक्त अपने बिस्तर पर लड़की चाहिए। उसके बाद है उसका बड़ा भाई जग्गा रेड्डी। धंधे में सबसे तेज और होशियार वही है, क्योंकि सारे काम वही देखता है। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा भाई सबसे खूंखार था, जिसका नाम था कोंदा रेड्डी। एक दिन दुश्मन से अपना बदला लेने के चक्कर में जिस जिप में बम डाली उसी जिप में उनका हाथ भी चला गया, मगर बदला तो वो लेकर रहे। और यही रेड्डी गैंग शेषाचालम की जंगलों से लाल चंदन जापान तक इंपोर्ट करवाने का काम करती थी। जोली उससे कहते हैं कि आखिर तूने हमारी माल कहाँ पर छुपाया है, जल्दी से हमें बता। तो पुलिस वाले भी कहते हैं
कि हमने भी इसे खूब पूछा लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं बताया। तो पुष्पा कहता है कि ओई पुलिस वाले साल का कितना कमाते हैं, तुमको बता दूं तो क्या मिलेगा? इनको बता दूंगा तो कुछ तो मिलेगा। चलो ठीक है, भाव 5 लाख में डील करते हैं। मुझे 5 लाख दो में बता दूंगा तुम्हारी लकड़ियाँ कहाँ पर छुपाया है। तो जोली कहता है कि ओई जंगली, तेरे जैसे को मैं 5 लाख दूंगा, चल भाग यहाँ से। ज्यादा बोलेगा तो तेरी लाश यहाँ पर गाड़ दूंगा। तू जानता नहीं हम कोंडा रेड्डी के आदमी है। पुष्पा कहता है कि अगर लकड़ी का पता मैं नहीं बताएगा तो क्या कोंडा रेड्डी आके तेरे को बताएगा? और बाद में रेड्डी गैंग को उनकी बात माननी पड़ती है। फिर जहाँ पर पुष्पा उन्हें लेकर जाता है इस सुनसान जंगल के अंदर एक छोटे से कुएं के पास में, जहाँ पर वे अपना ट्रक लेकर जा रहा था। तो पुलिस से बचने के लिए उसने अपना लकड़ी से भरा ट्रक उसी कुएं में डाल दिया था। उसका शानदार दिमाग और दिलेरी को देखकर उसे जग्गा रेड्डी पूरे 5 लाख दे देता है। और जब पुष्पा वापस अपने घर जाने के लिए भ्यान की अंदर बैठ रहा होता है तो जोली उसे बोलता, ओई कहाँ घुस रहा है? तू देहाती मजदूर है, ये मत समझना कि हमारे साथ गाड़ी में बैठकर हमारे साथ जाएगा तू। ये पकड़ 20 रुपया, चल निकल यहाँ से। इस बात से पुष्पा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो केशव को पूछता है कि ये गाड़ी कितने की आती है। तो केशव कहता है कि ये डिब्बा करीब 5 लाख में आ जाएगा। तो पुष्पा कहता है कि जा मेरे लिए भी लाल रंग की ऐसी ही भ्यान लेकर आ। केशव कहता है कि भाई सारे पैसे इसमें लगा दी तो फिर अपन तो गरीब हो जाएंगे और फिर से अपन को दिहाड़ी करनी पड़ेगी। बात अभी ईगो पे आ चुकी है। अपन आया भी इसी गाड़ी में था तो जाएगा भी इसी गाड़ी में। जा जाकर मेरे लिए गाड़ी लेकर आ। अब केशव वही लाल रंग की गाड़ी उसके लिए लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी माँ को भी ये गाड़ी दिखाता है और तीनों ही काफी खुश होते हैं। उधर चंदन की लकड़ी को बचाने की पुष्पा ने जो दिलारी दिखाई, इसलिए कोंडा रेड्डी खुद उसे अपने पास बुलाता है। यहाँ पर भी कोंडा रेड्डी की इसी की मीटिंग चल रही थी। वहाँ पर और कुछ दूसरा ट्रक चलाने वाले थे जो कि पुलिस की चेक पोस्ट आते ही अपने ट्रक छोड़कर भाग गए थे और पुलिस ने करीब 10 टन माल पकड़ लिया था। तो उन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। वहीं पर पुष्पा कहता है, अगर नाचना न आए तो गाना को बुरा नहीं कहते, सिर्फ अच्छी प्लानिंग ही तुम्हें जीत दिला सकती है। तो कोंडा कहता है कि तेरे पास दिमाग है और आइडिया है तो आकर बता प्लान क्या है। तो पुष्पा कहता है कि मैं थोड़ी ना अचार बांट रहा हूँ जो यहाँ पर सबके सामने बता दूं। आइडिया है बोस अकेले में बताऊंगा। और वो आइडिया था दूध वाली टैंकर को आधा आधा करके उसके नीचे के हिस्से में चंदन वाली लकड़ी और ऊपर वाली हिस्से में दूध डालकर चेक पोस्ट से यूं ही निकाल देने का। और ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। ये लोग भी धीरे धीरे मालामाल होते जाते हैं। पुलिस को नाक की नीचे से धराधर माल निकल रहा होता है और पुलिस को इस बात की खबर तक नहीं थी। वहीं पर पुष्पा की नजर एक दूध बेचने वाली लड़की पर पड़ता है जिसका नाम है श्री भल्ली। पुष्पा को प्यार हो जाता है और वो रोज केशव को यही पूछी रहता है कि क्या उसने मुझे मुड़कर देखा, क्या वो मेरी तरफ देख के हंसी, क्या वो अभी मुझे देखकर निकली क्या? तो केशव बोल देता है, नहीं भाई अभी तक तो देखा ही नहीं। तो वो बोलता है, दिल रखने के लिए तो कम से कम तो बोल सकता है कि हाँ वो मुझे देख रही थी, क्योंकि पुष्पा तो श्री भल्ली के प्यार में लट्ठू हो चुका था। एक दिन ये लोग रोज की तरह चेक पोस्ट से निकल रहे थे, तभी गोविंद उनकी ट्रक को रोक लेता है और कहता है कि ऊपर से तेरा ट्रक खाली, नीचे से फटा ढोल, आखिर मजरा क्या है? डबल डोल की कहाँ से ले आया बे? दोनों ट्रक ड्राइवर बता देते कि हमें पुष्पा ने कहा ऐसा करने के लिए। तो गोविंद कहता है कि आज से तुम लोग उसके काम नहीं मेरे लिए काम करोगे। साउथ साइड में काफी ज्यादा मूवी की चलन था। नागार्जुन तो मानो इनके लिए भगवान था और उन्हीं की पिक्चर देखने के लिए श्री भल्ली और उसकी कुछ साथी पहुंचती है, मगर 15 का टिकट 100 में बिक रहा था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी वहां पर केशव आकर कहता है, मैं तुम्हें 1000 दूंगा लेकिन तुझे मेरा छोटा सा काम करना पड़ेगा। तो श्री भल्ली कहती है, क्या करना पड़ेगा? तो केशव कहता है, तुझे मेरे दोस्त पुष्पा को घूरकर देखना पड़ेगा और हाँ, जाते समय हंसते हुए भी जाना। लेकिन श्री भल्ली मना कर देती है,
मगर उसकी दोस्त कहते हैं 1000 मिल रहा है, इसे हम मूवी देख सकते हैं और नाश्ता भी करेंगे, फिर उसे सिर्फ देखना और हंसना तो है। जिसके बाद अगले दिन पुष्पा भगवान से मन्नत करके निकल रहा होता है और कहता है अगर आज उसने मुझे देखा तो ठीक, नहीं देखा तो जिंदगी भर उसकी शकल नहीं देखूंगा। तो केशव कहता है 1000 दिया है, ऐसा कैसा नहीं? तो पुष्पा कहता है 1000। केशव कहता है नहीं, वो तो मंदिर में मैंने पुजारी को दिया, आपके लिए प्रार्थना लगाने के लिए, तभी तो आपको देखेगी। तभी श्री भल्ली और उसकी साथियां निकलती है और जैसे ही श्री भल्ली पुष्पा को देखती है, पुष्पा तो मानो उसकी स्माइल पर फिदा हो जाता है। केशव को कहता है वो यार सेट हो गई, अब तो मैं जा रहा हूँ उसको आई लव यू कहने के लिए। मगर केशव उसे रोकता है और कहता है भाई मत जाओ, अभी तो तुमने प्रार्थना करी है, अगर तुम झुकोगे तो प्रार्थना काम नहीं करेगी। मगर पुष्पा तो उसके प्यार में बस लट्ठू हो चुका था और जाके कहता है कि मैं तेरे को मस्त लगता है ना। श्री भल्ली कहती है हे चल, वो तो केशव ने 1000 दिया था तुझे देखने के लिए। ये बात सुनकर तो पुष्पा फुस हो जाती है और जाता है केशव को पकड़कर, बोल साले तूने 1000 रुपया दिए उसको, पूरा कैरेक्टर को माँ बहन कर दी तूने, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मैं पैसे देकर चीजें खरीदता हूँ। केशव कहता है सरी भाई मुझसे गलती हो गया, चल ठीक है गलती हो ही गई है तो एक काम और कर, अब तू जा उसके पास उसको 5000 दे। केशव बोलता है 5000 काई को? पुष्पा बोलता है अब बोल किस करे मुझको। 5000 की लालच में तो वो आ ही जाती है और सीधा अगले दिन अपने फ्रेंड के साथ पहुंच जाती है चुम्मी देने के लिए। पुष्पा मस्त इलायची खा के मस्त किस खाने के लिए बैठा हुआ है और इतने में श्री भल्ली कहती है मैं तो अपने पति को ही किस दूंगा, तुम्हें नहीं दे सकता, और जोर से रोती है। उसके बाद उसके फ्रेंड पहुंच जाते और बोलते हैं कि तूने क्या किया इसके साथ, मगर पुष्पा ने कुछ किया ही नहीं होता और पुष्पा कहता है 5000 की हिसाब तो लेकर रहेगा। वहीं पर अब एंट्री होता है मंगल सीनू, इसके पास 1000 टन लाल चंदन की लकड़ी पड़ी होती है। पुलिस की डर से ये सारे लकड़ी को कोंडा रेड्डी के गोदाम में रख देता है और रेड्डी उसको बोलता है कि पुष्पा सब संभालेगा, तुम आराम से मजे करो। लेकिन अब गोविंद को इनके सीक्रेट गोदाम के बारे में पता लग चुका था। वो सारे पुलिस वाले को ले जाकर रंगे हाथ पुष्पा और कोंडा रेड्डी की गैंग को पकड़ना चाहता था। ये बात पुष्पा तक भी अब पहुंच जाती है और गोदाम के सारे लकड़ी को पानी में फेंक देता है और काफी सारे पैसे केशव को देकर डैम को बंद करवाने के लिए यहाँ से भेजता है। गोविंद अपने पूरे टीम के साथ वहाँ पहुँचता है तो उसको वहाँ कुछ नहीं मिलता सिवाय हार के। सारे लकड़ियाँ बचाने के बाद तो मंगल सिन्नू के सामने पुष्पा की गुडविल बढ़ चुकी होती है। वो उसे भी पार्टी में बुलाता है जहाँ पर बड़े बड़े पुलिस नेता और ऊंची ओहदे की लोग मौजूद थे जो कि इस सिंडिकेट के लिए काम करते थे, जो कि लाल चंदन की लकड़ियाँ इंडिया से चाइना भेजता था ताकि चाइना से लकड़ियाँ जापान जाती थी महंगे सामान बनाने के लिए। पुष्पा को पार्टी में पता चलता है कि जो माल 1 टन का मंगल सिन्नू चेन्नई का मुर्गन को 2 करोड़ में बेचता है उसका सिर्फ 25 लाख ही कोंडा रेड्डी और बाकी टीम में बांटता है, बाकी का पैसा सब अकेले रखता है। तो पुष्पा कहता है मंगल सिन्नू से पैसा बढ़ाने के बारे में बात करते हैं तो कोंडा रेड्डी कहता है तू ही बात कर, और पैसा बढ़ाने के लिए बात करता तो ठीक है, अगर नहीं करता और कोई लफड़ा होगा फिर तू मुझे नहीं जानता और मैं तुझे नहीं जानता। पुष्पा जब मंगल सिन्नू के पास जाके पैसा बढ़ाने के लिए बोलता तो मंगल सिन्नू का आदमी पुष्पा पर बरस पड़ते और पुष्पा भी किसी से कम कहा था, वो भी सबको धो डालता और बोलता है पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है में झुकेगा नहीं। अब पुष्पा अपना 10 टन माल लेकर चेन्नई मुर्गन के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि ये मेरा सैंपल देख और बता कि किस किस्म का माल तेरे पास लेकर आया हूँ। ये माल देखकर मुर्गन खुद उसके पास आकर कहता है कि क्या माल लेकर आया है भाई, ऐसा माल तो मैं जब धंधा शुरू किया था तब देखा। पुष्पा कहता कि अगर तुम्हें माल चाहिए तो मुझसे सीधे दिल कर, मंगल सिन्नू बीच में नहीं आएगा। साथ ही जग्गा रेड्डी को पता लग चुका
कि किसने पुलिस को टिप दी थी और वो कोई ही श्री भल्ली का बाप ही था। ऐसे में जोली रेड्डी श्री भल्ली के पास जाता है और उसको बोलता है कि अगर तेरे बाप को बचाना चाहता है तो ये ले पीली साड़ी और रात को पहनकर गजरा और इत्तर लगाकर मेरे पास पहुंचाना और सुबह तेरे बाप को ले जाना। श्री भल्ली करती भी तो क्या करती। श्री भल्ली अपने बाप को बचाने के लिए सीधा तैयार होकर पहुंच जाती है सबसे पहले पुष्पा के पास में और उसे सारे बात बताती है। ये सब सुनकर पुष्पा भी जोली रेड्डी के पास पहुंच जाता है और उसको बहुत धुलाई करता है, पटक पटक कर मारता है और लड़की की बाप को बचा लेता है। इसके बाद आता है इस मूवी का सबसे बेहतरीन गाना सामी बलम सामी। उधर हॉस्पिटल में जोली रेड्डी की हालत देखकर कोंडा रेड्डी अपने लोगों से पूछता है ये किसने किया और ये नहीं बता रहा और तुम में से किसी को मालूम नहीं, मगर मैं जानता हूँ कि उस दिन एक लड़की अपनी बाप को छुड़वा कर ले गई थी और मैं जानता हूँ कि वो लड़की कौन है। ऐसे में अगला सीन पुष्पा और केशव के होता है और केशव कह रहा होता है कि हमें कोंडा रेड्डी नहीं छोड़ेगा। इतने में कोंडा रेड्डी दरवाजा खोल के अंदर आ जाता और कहता है कि कल हवाला का पैसा जो तिरुपति से लेकर आने वाले हैं उसका आधी नोट तेरे पास है क्या। पुष्पा कहता है कि हाँ मैंने संभाल कर रखा है, हम जल्दी ही कल सुबह पैसे निकाल कर ले आएंगे। अगले दिन पुष्पा और कोंडा रेड्डी पैसा लेने गए होते हैं। उसी समय झाड़ू लगाने वाली गाना गा रही थी जो केशव अंदर गा रहा था और उसने बोला अंदर जो बोलते हैं बाहर सब सुनाई देता है। कल की बात कोंडा रेड्डी और मैंने सब सुन ली थी। तब केशव पेजर में खतरे के मैसेज पुष्पा को भेजता और वो मैसेज पुष्पा पढ़ भी लेता। तभी कोंडा रेड्डी के लोग उसे पटक पटक कर धोने लगते हैं। उसी वक्त दूसरी ओर से मंगल सिन्नू के आदमी कोंडा रेड्डी को आदमी को पेल देते हैं। हालांकि वो लोग यहाँ मरम्मत तो पुष्पा को करने आए थे, मगर कोंडा रेड्डी बीच में मारा जाता है। यहाँ पर अच्छी फाइट देखने को मिल जाता है। अंत में मंगल सिन्नू के साले ने जो पुष्पा पर हमला किया था उस हमले से बचकर मंगल सिन्नू से फोन पर बात करते हुए पुष्पा उसके साले को मार देता है। अगले दिन पूरे गांव शोक के माहौल में था क्योंकि कोंडा रेड्डी गांव के काफी नामी आदमी था, उसका देहांत हो चुका था। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस साथ में मंगल सिन्नू भी आया था। मंगल सिन्नू कहता है कि पुष्पा ने सिंडिकेट के साथ धोखाबाजी करी, एक काम हमारा था सारा लकड़ी का माल पहुंचाना, मगर ये बीच में क्यों कूदा। तो पुष्पा कहता है कि मंगल सिन्नू भी कुछ कम नहीं, हमें 25 लाख देकर 1 टन माल 2 करोड़ में बेचता है। क्या ये धोखाबाजी नहीं है। सिंडिकेट के साथ में हर किसी को अपना अपना हक तो मिलना ही चाहिए। MLA साहब एलो 3 करोड़ सिर्फ कमीशन। अगर मैं मंगल सिन्नू के जगह सिंडिकेट में आ गया तो सबको मालामाल कर दूंगा। एक बार मुझ पर विश्वास कर तो देखो, क्या आज तक मेरे रखवाली के अंदर पुलिस वाला एक भी लकड़ी का टुकड़ा ले पाया है। MLA को भी पुष्पा के बातों में दम लगता है और सिंडिकेट के हेड मंगल सिन्नू के जगह पुष्पा को बना देता है, जिसके बाद तो पुष्पा के हर जगह जलवा ही जलवा होता है। मगर इन जलवों को रोकने के लिए पहुंच चुका था भैरव सिंह शेखावत, इस कहानी का एक लीड कैरेक्टर। पुष्पा ए बात को जानता था कि गोविंद को ट्रांसफर होने के बाद जो भी पुलिस वाला इधर आया है, अगर उसके साथ में पैसे की सेटिंग मिलाए तो धंधे में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए वो एक खोखा लेकर भैरव सिंह शेखावत के पास पहुंच जाता है। वहीं पर भैरव सिंह कहता है कि कुछ तो कम लग रहा है, इसके भी शर्ट सफेद है, मेरा भी सफेद है, मगर फर्क यह है कि मेरा कंधे पे ब्रांड है, इसके पास नहीं है। पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और अपना मुट्ठी बंद कर लेता है। पुलिस जो कुछ बकता है चुपचाप सुन लेता है। ऐसे में एक दिन पुष्पा की शादी के दिन पुष्पा वहाँ नहीं, वो भैरव सिंह के साथ एक पहाड़ी में दारू पी रहा होता है। उस समय उसे सब बात याद दिलाता है कि उसने कैसे जलील किया था, उसके माँ के नाम लेकर, उसके बीवी की नाम लेकर, यहाँ तक कि उसके बाप के नाम पर। पुष्पा अपनी बंद मुट्ठी में उसकी बंदूक निकाल कर कहता है कि ए शेखावत भूतनी के, तेरे बंदूक में एक गोली ज्यादा है। जिस दिन मैंने गुस्से में मुट्ठी बंद की थी
उसी दिन तेरी गोली इसमें से चल जानी चाहिए थी, मगर चली नहीं तो वो गोली आज चलेगी। और अपनी बंद मुट्ठी में गोली चला देता है। अपना खून भरा हाथ अपने शर्ट में लगाकर कहता है कि तूने ब्रांड बोला था उस दिन मेरे को। मेरा खून जिस बाप का था वो आज भी मेरा रगों में दौड़ रहा है। यही मेरा ब्रांड है। शेखावत के पैरों तले जमीन घिसक जाती। उसकी चड्डी गीली हो जाती है कि ये पुष्पा उसके साथ कर क्या रहा है। और पुष्पा कहता है कि खोल तेरा शर्ट। और डरते डरते शेखावत शर्ट खोल देता है और उसे पूरी नंगा कर देता है। और वो खुद भी नंगा हो जाता है। पुष्पा उसे बोलता है, सुन, आदमी अपनी कर्मों से ब्रांड होता है, न कि पहनावे से। अगर आज मैं नंगा घर जाऊंगा तभी 100 लोग मेरे सामने खड़े हो जाएंगे, मगर तू जाएगा तो तेरा कुत्ता तक तुझे पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी चड्डी में ही निकल जाता है और शादी में पहुंच जाता है तो सब लोग उसकी इज्जत करते थे, इसलिए कपड़े पहनाते हैं। दूसरी ओर नंगा शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंच जाता तो कुत्ता उस पे भौंक रहा होता है, क्योंकि बिना वर्दी के तो कुत्ता तक उसे नहीं पहचानता। जहां एक तरफ पुष्पा की शादी श्री भल्ली के साथ होती है, वहीं दूसरी तरफ शेखावत क्रोध की ज्वाला में जल रहा होता है। इसी के साथ मूवी खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे की नए वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।